स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी टाइम के बाद मैं आज फिर से एमसीक्यू पे बेस्ड क्वेश्चंस को ला रहा हूँ यहाँ, जो कि राही सर के द्वारा प्रिपेयर्ड किया गया है। ये पीसी 3 से रिलेटेड है और ये हमारा ऑडिटिंग इन आईटी एनवायरनमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू है, जो कि पीसी 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस पे मैंने पहले भी कई क्लासेज ले रखे हैं, ऑनलाइन क्लासेज भी प्रोवाइड किए हैं। तो आज हम एमसीक्यू को एक एक करके डिस्कस करते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि सीएजी स्टैंडिंग ऑर्डर ऑन आईटी एनवायरनमेंट वाज इशूड। ये जो इशू हुआ था, ठीक है, वो अगस्त में इशू हुआ था। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है, अगस्त 2020 में इशू हुआ था। और ये जो डेट है वो हमारा 6 अगस्त 2020 में इशू हुआ था, ठीक है। तो इफेक्टिव जो है हमारा 6 अगस्त से हो जाएगा इसमें। और जब ये लाया गया था, स्टैंडिंग ऑर्डर आईटी एनवायरनमेंट में लाया गया था, तो ये क्या किया था, इसने कुछ पार्ट्स को, कुछ हमारे पास पहले से ऑर्डर्स थे, कुछ मैनुअल स्टैंडिंग या जो भी कह सकते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स थे, तो उसको कुछ रिप्लेसमेंट भी हुए थे। तो उसमें क्या रिप्लेसमेंट था, तो आप यहाँ पे ये याद रखेंगे कि इन्होंने 22 MSO ऑडिट, ठीक है, 2002 जो है उसका चैप्टर 22 है। और मैनुअल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑडिट इशूड इन 2006, उसको ये रिप्लेस किया था। तो चैप्टर 22 को, है ना, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें और कुछ ऐसा है, नो इफेक्ट, तो ये तो होगा नहीं। रिप्लेसेस सम पार्ट्स, ये होगा नहीं। सप्लीमेंट किया था, ये होगा नहीं। इसने रिप्लेस किया था, तो दूसरा का बी ऑप्शन हो जाएगा। तो होप 1 2 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है 4 है नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑडिट। तो इसमें से कौन सा टाइप ऑफ ऑडिट नहीं है, इसको हम 4 और 5 को लेके चलते हैं, ठीक है। तो ऑडिट इन एन आईटी इन्वायरमेंट कवर्स। तो जो ऑडिट होता है आईटी इन्वायरमेंट में, उसका क्या मतलब होता है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑडिट। हमने डिस्कस किया था हमारे पिछले के वीडियोज़ जो भी इससे रिलेटेड होंगे, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगा। तो जो ऑडिट होता है, एक हमारा होता है आईटी ऑडिट और दूसरा होता है आईटी असिस्टेड ऑडिट, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑडिट। तो इसमें कह रहा है कि इसका मतलब होता है ऑडिट ऑफ आईटी सिस्टम, दैट इज आईटी ऑडिट। मतलब आईटी सिस्टम का जब हम ऑडिट करेंगे, दैट इज कॉल्ड आईटी ऑडिट। तो ये भी हमारा हो जाएगा। दूसरा है फाइनेंशियल कंप्लायंस और परफॉर्मेंस ऑडिट, ठीक है, सेपरेटली या तीनों कंबाइंड ऑडिट्स भी हो सकता है, जिसमें कि वेरियस आईटी टूल्स को यूज हम करते हैं, ठीक है, फॉर सपोर्टिंग द अचीवमेंट ऑफ द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स, आल्सो रेफर टू एज आईटी असिस्टेड ऑडिट, जो कि हमने CAAT में पढ़ा था, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स में पढ़ा था। तो एक हो गया कि जो आईटी सिस्टम का ऑडिट करेंगे, दैट इज कॉल्ड आईटी ऑडिट्स। और एक हो गया कि हमारे पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल है, जिसको कि यूज करके हम जो हमारा ऑडिट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट्स है, फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, तो ये सब जो हम परफॉर्म करते हैं यूजिंग वेरियस आईटी टूल्स अवेलेबल, है ना, तो वो हमारा आईटी असिस्टेड ऑडिट कहलाता है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखेंगे। तो होप कि क्वेश्चन नंबर 4 नाउ क्लियर हो गया होगा। कंप्लायंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, तो हमारा कंकरेंट ऑडिट नहीं होता है। तो ऑप्शन 4 का डी हो जाएगा और 5 का हमारा आइदर और बोथ ऑफ द एबव, ठीक है। तो ऑडिट दो तरह के हो गए, आईटी ऑडिट्स मतलब आईटी सिस्टम का ऑडिट, और आईटी असिस्टेड ऑडिट, जिसमें कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईटी टूल्स को यूज करके हम अपना वो जो भी है ऑडिट को परफॉर्म करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है हमारा कि पिक द करेक्ट वन। करेक्ट वन को पिक करना है। इसमें कह रहा है कि ऑडिट ऑफ आईटी सिस्टम इज द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग एश्योरेंस, होना चाहिए, वेदर द डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ आईटी सिस्टम, ठीक है। डेवलपमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन है उसका, और जो उसका मेंटेनेंस है वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को मीट करे, इंफॉर्मेशन एसेट को सेफ गार्ड दे और मेंटेन डाटा इंटीग्रिटी। सही है, नो डाउट। इसमें बी कह रहा है कि इट इज़ एन एग्जामिनेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सिस्टम एंड आईटी कंट्रोल्स, ठीक है, आईटी सिस्टम और आईटी कंट्रोल्स के इम्प्लीमेंटेशन को एग्जामिनिंग करने का है, ठीक है। दैट द सिस्टम मीट्स ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस नीड्स, होना चाहिए, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सिक्योरिटी, प्राइवेसी, कॉस्ट एंड अदर क्रिटिकल बिजनेस एलिमेंट। और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए सिक्योरिटी, प्राइवेसी, कॉस्ट और अदर क्रिटिकल एलिमेंट्स को लेकर के, ये भी ठीक है। उसके बाद है पॉइंट सी में ये कह रहा है कि
crucially also determines areas such as whether or to what extent the data can be relied upon as a single source of truth for the purpose of audit. तो इसमें सारे के सारे ऑप्शंस जो है सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो जो भी था वो हम पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि ट्रू और फॉल्स। कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इशूड डिटेल्ड फ्रेमवर्क्स एंड अप्रोचेज टू आईटी गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। ये कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो जरूर नहीं कि वही इशू करे, ठीक है। उसके यदि वो नहीं है, उसके एब्सेंस में भी कई प्रोविजंस हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। इसको हम डिटेल्स में यदि आप देखना चाहते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा दिखाता हूँ आप लोगों को। ये कह रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ ओवर रीचिंग फ्रेमवर्क प्रेस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यदि इन द एब्सेंस ऑफ, यदि वो नहीं है तो दिस सेक्शन इज बेस्ड लार्जली ऑन, तो ये किस पे बेस्ड होगा यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस्क्राइब नहीं करेगा। मतलब ये जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही प्रेस्क्राइब करे फ्रेमवर्क्स या अप्रोचेज जो है, ठीक है। वो नहीं होगा तो कौन करेगा, ये चीज़ आप याद रख लें कि इज बेस्ड लार्जली ऑन कोविड, ठीक है, कंट्रोल ऑब्जेक्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। ये फुल फॉर्म याद रख लेंगे, वर्सन 4.1 एंड कोविड वर्सन 5, जो कि आईसाका के द्वारा प्रिपेयर्ड होते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एंड कंट्रोल एसोसिएशन। साथ ही साथ ये जो होंगे बेस्ड होंगे किस पे, ISO IEC 38500 2015, ठीक है। और साथ ही रेफरेंसेज आल्सो मेड, जो हमारा विगिटा ITI हैंडबुक है ऑन IT ऑडिट फॉर साई, है ना। तो इन सब चीज़ पर वो बेस्ड होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो है मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही वो प्रेस्क्राइब करे, है ना। तो उसके एब्सेंस में भी ये बेस्ड हो सकते हैं किस किस पे, वो हमने देखा। तो उस जैसे कोविड का वर्सन 4.3 था, 5 था, फिर विगिटा हैंडबुक था, है ना। तो कुछ IEC के स्टैंडर्ड थे, तो उस पर बेस्ड होते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड नीचे भी कुछ क्वेश्चंस है, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। कोविड के बारे में, कोविड स्टैंड्स फॉर, तो अभी हमने देखा कि कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी, है ना। आर्ट का हमारा क्या हो जाएगा, बी, सॉरी इसमें कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर बिजनेस तो नहीं आता उसमें, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर ध्यान में रखेंगे यहाँ पर कि बी से आप बिजनेस में उलझ सकते हैं, ठीक है। तो ओ भी मतलब आप ऑब्जेक्टिव ही लीजिएगा। तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी, ये है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड। इस दोनों में क्या कोई डिफरेंस है, अच्छा सॉरी हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे ये कॉमन है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बी से आप बिजनेस में कंफ्यूज करने के लिए वो दे सकता है, तो आप बिजनेस में नहीं जाएंगे। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी, सॉरी मैंने कॉमन को ध्यान नहीं दिया, यह कॉमन है जबकि यहाँ पे कंट्रोल होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है कोविड फ्रेमवर्क 4.1 और 5.1 जो प्रिपेयर्ड होता है आईसाका के द्वारा, अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले आप लोगों को, बीच में वो जो पोर्शन था उसको ला करके। नाउ जो क्वेश्चन हमारा ये था, अभी हमने इस चीज़ को भी देखा है कि विथ रिगार्ड टू फ्रेमवर्क अप्रोचेज टू IT गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट रेफरेंसेज हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम, तो ये कहाँ से आता है, कोविड का 4.1 और वर्जन 5 है, ठीक है। ISO IEC 38500 और विगिटा ITI है जो कि हैंडबुक है IT ऑडिट और फोरसाई के लिए, तो ये ऑल ऑफ द एबव 10 का हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं वैल्यू क्रिएशन थ्रू IT मीन्स, जब हम वैल्यू क्रिएट करते हैं IT मतलब पहले हमारा मैनुअल प्रोसीजर था या जो हमारा ऑफलाइन या ट्रेडिशनल प्रोसीजर था, अब हम IT ऑडिट को यूज कर रहे हैं, है ना। तो इसमें हम जो ये यूज कर रहे हैं, तो जो हमारा वैल्यू क्रिएशन हो रहा है जो अब का है या क्या हमें बेनिफिट हो रहा है, तो ये चीज़ है। तो इसमें इसका मतलब क्या होगा कि रियलाइजिंग बेनिफिट्स एट एन ऑप्टिमल रिसोर्स कॉस्ट, है ना। तो ये सही है हमारा कि बेनिफिट्स होना चाहिए, रिसोर्स कॉस्ट भी ऑप्टिमल होना चाहिए। रियलाइजिंग बेनिफिट एट एन ऑप्टिमल रिसोर्स कॉस्ट वाइल ऑप्टिमाइजिंग रिस्क, तो इसमें ऐसा नहीं है कि कॉस्ट हमारा रिसोर्स कॉस्ट ऑप्टिमाइज्ड हो लेकिन रिस्क हमारा कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो, है ना। तो हमारा रिस्क भी ऑप्टिमाइज होना चाहिए, तो ये भी सही है।
इससे ज़्यादा बेटर सही ये है ना। ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, ठीक है। रियलाइजिंग बेनिफिट, मैक्सिमम रिसोर्स कॉस्ट तो हम लेंगे नहीं, मैक्सिमम रिसोर्स कॉस्ट वाइल मैक्सिमाइजिंग रिसोर्स रिस्क, तो ये चीज़ तो होगा नहीं हमारे पास। क्लियर है बात। तो इसका ऑप्शन बी जो है कि हमें बेनिफिट्स रियलाइज हो रहे हो, रिसोर्स कॉस्ट ऑप्टिमाइज्ड हो, रिस्क ऑप्टिमाइज्ड हो, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब है हाउ मेनी प्रिंसिपल्स वेयर सेटअप, जो 38,500 2013 में, ठीक है, गुड गवर्नेंस आईटी के लिए कितने प्रिंसिपल्स थे, तो ये आप लोग याद रखेंगे कि इसके 6 प्रिंसिपल्स थे, है ना। और ये 6 प्रिंसिपल्स कौन कौन से कौन कौन से हैं, तो आप इनको ज़रूर याद रखेंगे। तो जब मैं इस चीज़ को देख रहा था तो मुझे याद जो आया, मैं जैसे आप लोग क्रिकेट से यदि रिलेटेड हैं, क्रिकेट के बारे में जानते हैं, तो एक साउथ अफ्रीका कंट्री है ना, तो वो जो मैच खेलती है तो उसमें वो आर से ही लिखा हुआ आता है, तो मैंने यहाँ से याद रख लिया। एक वर्ड था हमारा परफॉर्मेंस, इससे मिलता जुलता वर्ड था कन्फॉर्मेंस, है ना, और एक हमारा था हम खुद ही हो गए तो ह्यूमन हो गया। तो ये 6 प्रिंसिपल्स हैं, है ना। जो पीडीएफ है, पीडीएफ हाँ ग्रुप में, टेलीग्राम के ग्रुप में पीडीएफ है, यदि कोई किसी को इशू रहा तो वो आप कमेंट बॉक्स में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पर हम फिर बाद में जो भी हमसे हेल्प हो सकता है वो हम करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसके 6 प्रिंसिपल्स है। 6 प्रिंसिपल्स क्या क्या है, तो आपको याद रखना है वर्ड आर एस है, जो मैंने याद रखा था, आर एस याद रखा था, फिर परफॉर्मेंस कन्फॉर्मेंस याद रखा था, और ये हम चूँकि ह्यूमन हैं तो हम खुद को याद रख लिए थे। तो आप इस हिसाब से देख लेंगे, इसमें आर एस ए आर एस ए आर एस ए आर एस ए तो सब में है ही। अब हमारा पी वाला पोर्शन है, तो इसमें तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। परफॉर्मेंस तो है लेकिन इंटीग्रिटी होगा नहीं, तो हमारे पास परफॉर्मेंस कन्फॉर्मेंस चूँकि मिलता जुलता शब्द है, और एक ह्यूमन बिहेवियर, तो ये हमारे पास 6 प्रिंसिपल्स है जो कि सेट आउट है बाय ISO IEC 38,500, जो कि हमारा स्टैंडर्ड है गुड गवर्नेंस से रिलेटेड। तो ये स्टैंडर्ड याद रखेंगे। गुड गवर्नेंस ऑफ आईटी के लिए कौन सा स्टैंडर्ड है, ISO IEC 38,000 2013, ठीक है। और इसमें 6 प्रिंसिपल्स है, क्या क्या है वो देख ले। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स है और इस सबके क्या क्या चीज़ है। तो ये कह रहा है कि यूज ऑफ आईटी कंप्लाइज विथ ऑल मैंडेटरी लेजिस्लेशन रेगुलेशन, ठीक है। ये कंप्लाइंस की बात कर रहा है, जो भी लेजिस्लेशन है, रेगुलेशन है, पॉलिसीज है, प्रैक्टिसेज है, आर क्लियरली डिफाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड एंड इन्फोर्स्ड डिनोट्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा कन्फॉर्मेंस था, क्लियर है बात, जो हमारा कन्फॉर्मेंस था वो कन्फॉर्म कर रहा है, कंप्लाई कर रहा है, जो हमारा था, जो भी पॉलिसीज है उसके कन्फॉर्मेंस में है, तो ये चीज़ हमारा कन्फॉर्मेंस का मतलब होता है। इट इज़ फिट फॉर पर्पस इन सपोर्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, है ना, सपोर्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को, किस पर्पस के लिए, कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेवल ऑफ सर्विस जो प्रोवाइड किया जा रहा है और सर्विस की क्वालिटी है, रिक्वायर्ड टू मीट करेंट एंड फ्यूचर बिजनेस रिक्वायरमेंट इट रिफ्लेक्ट्स। तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसमें जो भी चीज़ है अब देख लीजिए कि सर्विस प्रोवाइड करने से है, सर्विस किस लेवल का है, सर्विस की क्वालिटी क्या है, तो ये सब चीज़ हमारा किससे रिलेटेड होगा, परफॉर्मेंस से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है वो चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रख लेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, नॉट कंपोनेंट ऑफ एक्विजिशन प्रिंसिपल। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ को एक्वायर करें, तो इस 4 ऑप्शन है, मतलब कि 4 में से 2 ही ऑप्शन है, इसमें से कौन सा एक्विजिशन का पार्ट नहीं है, तो कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस स्ट्रेटेजी टेक्स इनटू अकाउंट, है ना, तो ये बिजनेस स्ट्रेटेजी का पार्ट है, नॉट एक्विजिशन का पार्ट है। आईटी एक्विजिशंस आर मेड फॉर वैलिड रीजंस, तो आईटी एक्विजिशंस प्रिंसिपल्स में क्या है कि ये हमारा स्ट्रेटेजी का पार्ट है ना। जो स्ट्रेटेजी में होगा क्या कि करंट और फ्यूचर कैपेबिलिटी को ध्यान में रखेंगे। जो एक्विजिशन होगा वो वैलिड रीजन के लिए होगा, और इसके लिए जो भी अप्रोप्रिएट और ऑनगोइंग एनालिसिस होगा विथ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग, तो ये हमारा जो है ऑप्शन बी जो है हमारा ये एक्विजिशन प्रिंसिपल्स का पार्ट है, जबकि ये पूछ रहा है नॉट अ कंपोनेंट, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि ए हमारा एक्विजिशन प्रिंसिपल का पार्ट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, कह रहा है कि डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट में क्या चीज़ शामिल है, तो डेवलपमेंट कहने का मतलब प्रोक्योरमेंट होता है, ठीक है।
एज द डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है, इसमें डेवलपमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस कुड बी डन थ्रू इन हाउस और आउटसोर्स सिस्टम, और वो चीज़ जो है वो इन हाउस या आउटसोर्स से हो सकता है, तो ये हमारा 17 का ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन IGTI, ठीक है, इज एन आर्म ऑफ आइसाका एंड स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, ये ITGI होगा, ठीक है, दिस इज नॉट IGTI, ओके, तो आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो IT का मतलब हो गया, IT हो गया, और GI का मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हो गया, तो आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है, 18 का D हो जाएगा, IT गवर्नेंस इंस्टीट्यूट। ISO IEC 38500 रिकमेंड्स 3 टास्क मॉडल। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को एक साथ ले लेते हैं। तो जो ये हमारा है रिकमेंड करता है 3 टास्क मॉडल पर है, ISO IEC 38500 3 टास्क मॉडल पे है, और इससे पहले हमने एक मॉडल पढ़ा था गुड गवर्नेंस से रिलेटेड 38500 2013, ठीक है, तो 38500 3 मॉडल पे है, उसमें 6 प्रिंसिपल्स है, 3 मॉडल है, 3 मॉडल क्या है, तो एक इवैल्यूएशन, इसको छोड़ के हम यहाँ पे आ जाते हैं। एक तो इवैल्यूएशन होता है जो करंट और फ्यूचर यूज ऑफ IT होगा, दूसरा कि हमारा डायरेक्ट प्रिपरेशन इम्प्लीमेंट, जो हमारा स्ट्रेटेजी या पॉलिसीज है ना, IT मीट्स जो हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है ना, तो उसके लिए जो भी स्ट्रेटेजी है पॉलिसीज है, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन और प्रिपरेशन से रिलेटेड हमारा दूसरा मॉडल है, ठीक है, तो पहला इवैल्यूएशन हुआ, दूसरा प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन है, वो भी डायरेक्ट प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन किस चीज़ का, तो जो पॉलिसीज है, जो स्ट्रेटेजी है उसका, और तीसरा है कि मॉनिटर कन्फॉर्मेंस टू द पॉलिसीज, तो जो हमारा मॉनिटर होगा, क्या चीज़ मॉनिटर होगा, जो पॉलिसीज के कन्फॉर्मेंस में है और परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्ट्रेटेजी है कि नहीं, उसको मॉनिटर करना। तो इवैल्यूएशन, डायरेक्ट प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, और तीसरा मॉनिटर, ये 3 टास्क है, इसमें एग्जीक्यूशन का कहीं जिक्र नहीं है, तो 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, और 20 का ऑप्शन इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो नन ऑफ द गिवन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं टू सेटिस्फाइड बिजनेस ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन नीड्स टू कन्फर्म टू सर्टेन। अब इसमें हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें कि हमने 7 बताया था, तो पहले ये 7 था, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ IT ऑडिट मैनुअल, लेकिन हमने इसमें पढ़ा था कि ये IT ऑडिट मैनुअल 2006 को क्या करता है, एक तरह से रिप्लेस करता है, तो इसके आधार पर जो है वो 8 एट्रीब्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताए गए हैं। हमने एक फार्मूला बताया था, वो फार्मूला क्या था हमारा, AIRCE, ये हमारा 7 था, 3 ये था और 2 इसमें थे, तो इसमें एक आप लास्ट में याद रख लेंगे, नॉन रेपुडिएबिलिटी होती है, तो AIRCE, ठीक है, तो ये फार्मूला था, ये नाम आप जरूर याद रख लेंगे। तो इसमें हमारा कितने हो जाएंगे एट्रीब्यूट्स, देयर आर 8 एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। इसमें एट्रीब्यूट्स दैट डील्स विथ इंफॉर्मेशन बीइंग रेलेवेंट एंड पर्टिनेंट टू द बिजनेस प्रोसेस एज वेल एज बीइंग डिलीवर्ड इन अ टाइमली, करेक्ट एंड कंसिस्टेंट एंड यूजेबल मैनर। तो इसमें एक एट्रीब्यूट की चर्चा की जा रही है कि जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो रेलेवेंट है और पर्टिनेंट टू द बिजनेस प्रोसेस है ना, उससे रिलेटेड है, साथ ही साथ ये क्या है कि डिलीवर हो रहा है टाइमली मैनर में, करेक्ट और कंसिस्टेंट और यूजेबल मैनर में, तो दिस इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। ये एट्रीब्यूट जो है वो इफेक्टिवनेस होता है। 23 है कि वो एट्रीब्यूट जो कि कंसर्न द प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्स। इसका मतलब क्या है कि ऑप्टिमल रिसोर्स का ऑप्टिमल यूज हो और जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो मिल रहा हो, मतलब कि मोस्ट प्रोडक्टिव हो और इकोनॉमिकल भी हो, तो दिस इज कॉल्ड इफिशियंसी। तो ये चीज़ जो भी प्रिंसिपल्स है ये ज़रूर आप एज अ डेफिनेशन के पार्ट के रूप में आप इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखेंगे, तो दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी। 24 नंबर है कि एट्रीब्यूट्स दैट रिलेट्स टू द एक्यूरेसी कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्यूरेट है, कंप्लीट है इंफॉर्मेशन, एज वेल एज इट्स वैलिडिटी इन अकॉर्डेंस विद द बिजनेस वैल्यू एंड एक्सपेक्टेशन, मतलब बिजनेस के हिसाब से, ये हमारे बिजनेस के कुछ वैल्यूज है, कुछ एक्सपेक्टेशन है, तो इसके इन अकॉर्डेंस विथ, इसी के अकॉर्डेंस विथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिजनेस कुछ और चाह रहा है और हमारा जो IT सिस्टम है या इंफॉर्मेशन जो उसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है वो कुछ और दे रहा है, नहीं, इसके अकॉर्डेंस में होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, है ना, तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे
ये जो हमारा एट्रीब्यूट होता है वो इंटीग्रिटी है। नेक्स्ट है 25 है कि इट इज़ द एश्योरेंस दैट द पार्टी कैन नॉट लेटर डिनाई। ठीक है, पार्टी बाद में डिनाई नहीं कर सकता है। ऑरिजिनेटिंग डाटा इज बेस्ड ऑन प्रोविजन ऑफ प्रूफ द इंटीग्रिटी एंड ऑरिजिन ऑफ डाटा दैट कैन बी वेरीफाइड बाय ए थर्ड पार्टी। तो बाद में मतलब कि पहले कुछ और कह रहे हैं और बाद में आप डिनाई कर रहे हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं था, तो ये एक जिसको कि हम नॉन रेपुडिएबिलिटी कहते हैं। तो ये है, हम आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इसको कवर करेंगे। इसमें कुछ पोर्शंस थे जिसको कि हम थोड़ा सा कवर कर देते हैं, उसको आप एक बार देख लें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इसमें जो हमारा था 6 प्रिंसिपल्स था, है ना, 38,500 2013 पर। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, स्ट्रेटेजी थी, एक्विजिशन, परफॉर्मेंस हमने बताया, कन्फॉर्मेंस बताया, ह्यूमन बिहेवियर। तो ये चीज़ था जो हमारा 3 टास्क मॉडल था, है ना। इसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा कि इवैल्यूएशन है, डायरेक्ट प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन है, और मॉनिटर है। ये 3 इवैल्यूएशन है। इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया में जो था ये हमारे पास, है ना, एयर से का जो फॉर्मूला था, एक तो ए फॉर अवेलेबिलिटी हो गया, आई फॉर इंटीग्रिटी हो गया, आर फॉर रिलायबिलिटी हो गया। इसमें सी फॉर कन्फॉर्मेंस, सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, है ना। उसके बाद ई फॉर इफेक्टिवनेस, ई फॉर इफ़िशियंसी, और एक था नॉन रेपुडिएबिलिटी। तो ये हमारे पास सी फॉर कंप्लाइंस, सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये चीज़ था, ये आप लोग याद रखेंगे। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे जिस को कि हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो होप कि ये अप टू 25 तक का जो वीडियो था, इसमें क्या क्या पार्ट है, कुछ पोर्शंस जो है आप वीडियो से, या जो पीडीएफ मैंने शेयर किया है टेलीग्राम लिंक पे, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और इसमें आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, यदि कुछ भी ऐसा हो तो आप ज़रूर से ज़रूर मैसेज करें, कमेंट करें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। देखते रहिए, आगे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। ओके।